गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 276 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। फोकस करेंगे उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो यूपीएससी सिविल सेवा के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज हो गई है 21 अप्रैल 2020 और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्या है? एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 2014 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी और यह महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। कौन सा करेक्ट है इसमें? एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली जो है वो 2014 में नहीं शुरू की गई थी, गलत है, काफ़ी पुरानी है ये। 2004 में शुरू की गई थी ये, विश्व बैंक की सहायता से शुरू की थी, लेकिन कटेगा तो पूरा ना। यह महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है, करेक्ट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत है। 2 और 3 करेक्ट है, भी हो जाएगा इसका आंसर। तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम जो है या फिर इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP की शुरुआत 2014 में नहीं, 2004 में विश्व बैंक की सहायता से की गई, इसलिए इनकरेक्ट है पहला। और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है। इसका उद्देश्य रोगों की प्रवृत्ति पर नज़र रखने हेतु महामारी प्रवण रोगों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया देना है, करेक्ट है दूसरा। और इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। अच्छा, कल एक टेस्ट कराया था हमने। टेस्ट था इंडियन रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर, 25 MCQ थे लगभग। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। उस क्वेश्चन नंबर 5 में 3 शब्द छूटने के कारण उसका जो उत्तर है वो D से B हो रहा है, लेकिन जो सही उत्तर D है। वो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ आपस में मिलकर, एक शब्द, 3 शब्द हैं, आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब आपस में मिलकर छूट गया है तो उसका जो आंसर निकल रहा है वो B निकल रहा है, क्योंकि ब्यास जो है वो इंडिया के अंदर ही मर्ज हो जाती है। तो आपस में मिलकर छूट गया है वहाँ पर, आपस में मिलकर, तो सारी की सारी आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में कहाँ मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये था, वो गलत नहीं है वो प्रश्न, हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इस मिशन को मई 2020 में एलन मस्क की स्पेस कंपनी SpaceX द्वारा लॉन्च किया जाएगा, अभी मई 2020 में। नासा कहता है कि इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा और इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस जो स्टेशन है उस पर प्रवास के लिए उनको भेजा जाएगा। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, मई में जा रहा है ये, और एलन मस्क की कंपनी है, SpaceX के द्वारा ये लॉन्च होगा। और नासा का कहना है कि इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा और इस मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के लिए भेजा जाएगा। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो D हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान जो है वो लॉन्च करेगा वो। और नासा का कहना है कि इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन को एलन मस्क की स्पेस कंपनी, नाम क्या है, SpaceX द्वारा लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डगलस हॉर्ले SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। ये 2 वैज्ञानिक, बॉब बेकन और डगलस हार्ले, या फिर इनको एस्ट्रोनॉट भी कह सकते हैं। तो बॉब बेकन को वर्ष 2000 में नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया था और वो अब तक 2 अंतरिक्ष उड़ानों पर जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो डगलस हॉर्ले हैं उनको भी 2000 में ही एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया था और वो भी अब तक 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भर चुके हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने वाले नासा के मिशन को कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय
इस मिशन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसलिए सारे के सारे करेक्ट हैं। अलग से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने के लिए कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम किसका है? नासा का है, इसरो का है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, फ्रांस का है, जापान का है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे कीटाणुनाशकों से लोगों को संक्रमण मुक्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? नाक और गले में जलन, सांस की तकलीफ की परेशानियां, फेफड़ों में परेशानियां। कौन कौन सी हो सकती हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइट, देखिए सारी की सारी हो सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुद्दा क्या है, क्यों पूछा गया है सवाल? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोविड-19 के उपचार की प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में लोगों पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करने की सिफारिश नहीं की गई है। मंत्रालय ने सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे कीटाणुनाशकों को लोगों को संक्रमण मुक्त करने हेतु उपयोग करने के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट के छिड़काव से नाक, गले में जलन और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं तथा फेफड़ों में भी परेशानी हो सकती है। रासायनिक कीटनाशक हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त करते हैं। इनका उपयोग सफाई करने में ऐसी जगहों तथा सतहों को संक्रमण मुक्त करने के लिए किया जाता है जिनके बारे में संदेह हो कि उन्हें कोरोना वायरस से ग्रस्त व्यक्ति ने बार बार छुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। एक तरफ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक उत्पाद, दूसरी तरफ है संबंधित राज्य किस किस के हैं। कंधमार हल्दी तो सालों से चर्चा में है, मतलब 1 साल से न्यूज़ में है, ये सभी को पता होगा कहाँ पर है। उड़ीसा में, तमिलनाडु में? ये उड़ीसा में ही है, करेक्ट है पहला। और दूसरा वाला और तीसरा वाला पढ़िए जरा। नागोतेरा हैंडीक्राफ्ट है, क्या असम में है? और काजी नेमू कृषि से संबंधित है, क्या मिज़ोरम में है? तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जो नागोतेरा है वो मिज़ोरम का और काजी नेमू कृषि वो है असम का। तो कौन सा सुमेलित है? केवल एक सुमेलित है यहाँ पर। तो देखिए भौगोलिक संकेतक आ गया है संबंधित राज्य, जो कंधमार हल्दी है उड़ीसा की है, और नागोतेरा जो हैंडी क्राफ्ट है वो मिज़ोरम का है, ना कि असम का, और काजी नेमू असम का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। STPI का मुख्यालय नोएडा में स्थित है और STPI की स्थापना 1991 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। STPI का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, STPI का उद्देश्य सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1991 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। ये भी करेक्ट है। STPI का मुख्यालय नोएडा में नहीं है, नोएडा में नहीं है, यह है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हम नीचे देख लीजिए कि सही नहीं है पूछा है, तो केवल एक हो जाएगा इसका, 2 तो 3 सही है ना। तो STPI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, न कि नोएडा में। STPI की स्थापना 1991 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। STPI का उद्देश्य है देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना। सरकार की इस पहल के तहत सॉफ्टवेयर निर्यात से जुड़ी कंपनियों को वैधानिक सेवाएं, डेटा संचार सेवाएं और इंक्यूबेशन सुविधाएं, प्रशिक्षण और मूल्य वर्धित सेवाएं आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। तो नोएडा में नहीं है, ये न्यू दिल्ली में है STPI का मुख्यालय। अब है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने टीकों और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल में इनमें से किस किस के सदस्य को शामिल किया गया है? नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR। तो ICMR है, नीति आयोग है। क्या DRDO को भी इसमें शामिल किया गया है? बिल्कुल किया गया है। सारे के सारे इसमें डी हो जाएगा इसका आंसर। तो केंद्र सरकार ने टीकों और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल में नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के सदस्य शामिल हैं इसमें।
इस कार्यबल का प्रमुख उद्देश्य है टीके के विकास प्रक्रिया निर्मित करना, टीके के लिए विकास प्रक्रिया निर्मित करना, और यह कार्यबल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक सूची तैयार करेगा जो टीके के विकास पर कार्य कर रहे हैं। तीव्र गति से पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा, कुछ शब्द छूट भी जाते हैं, आप ध्यान से सुना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन तीन स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाईलाइट अगर नहीं करेगा तो 1/3 चला जाएगा। इसका तो जाएगा 2 नंबर आते जाते का, और पहला वाला भी ले जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि सही है या फिर सही नहीं है, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रति व्यक्ति 1700 घन मीटर से कम औसत वार्षिक जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों को जल प्रतिबल वाटर स्ट्रेस्ड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में जल वाटर जो है ना वो केंद्र सूची में, 3 सूचियाँ हैं ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है केंद्र सूची में है वाटर जल। वर्ष 2018 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में विलय कर दिया गया। कौन सा गलत है बताइए। देखिए जल तो राज्य सूची में है ना, केंद्र सूची में थोड़ी, ये गलत है ये वाला स्टेटमेंट। और ये प्रश्न तो अभी इसमें ही पूछा गया था लोअर पीसीएस में, और 1-2 एग्ज़ाम में और पूछा जा चुका है। जल शक्ति मंत्रालय तो 2019 का है ना, तो 2019 में जो है इसको विलय किया गया था केंद्रीय संसाधन मंत्रालय को, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को, 18 में नहीं। तो 2 और 3 गलत है यहाँ पर, पहला वाला करेक्ट है। तो गलती हमको ढूंढना है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जल प्रतिबल क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्रों से है जहाँ वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जल की औसत उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम हो, और भारतीय संविधान में जल को राज्य सूची में 17वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है, केंद्र में नहीं है ये। वर्ष 2019 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में विलय कर दिया गया। तो करेक्ट है पहला, इनकरेक्ट है दूसरा, इनकरेक्ट है थर्ड भी। 2019 में, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का एक डोमेन नहीं है। तो 5 डोमेन है इसमें, इनमें से एक नहीं होगा कोई। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति, पारंपरिक शिल्प कौशल, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास, और निगमित सामाजिक दायित्व है। क्या लग रहा है इसमें कौन सा नहीं है। देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति है, पारंपरिक शिल्प कौशल है, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास भी है, निगमित सामाजिक दायित्व नहीं है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने वर्ष 2003 के कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए संस्कृति मंत्रालय ने सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले 5 डोमेन में वर्गीकृत किया है। वो कौन कौन से हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास, और पारंपरिक शिल्प कौशल। अच्छा ये अभी जो सूची निकाली है वो कितने की निकाली है, वो 13 की निकाली है, उसी को याद रखिए। और डोमेन कितने हैं, व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया गया 5 डोमेन में। तो कौन सा नहीं है इसमें, निगमित सामाजिक दायित्व नहीं है। अब चूंकि प्रश्न अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 9 भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही है, बताइए इनमें से। देखिए हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है, जिनमें 13 विषय जो हैं वो शामिल हैं। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है, बताइए। देखिए दूसरा वाला तो करेक्ट है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता की पहचान जो है वो करना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नहीं है, ये संस्कृति के मंत्रालय का है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या करेगा इसमें। तो सही कौन सा हो गया, ये तो हो नहीं सकता, चूँकि दूसरा सही है तो ये भी नहीं हो सकता, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हाल ही में संस्कृति मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है, इसलिए गलत है पहला। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में नहीं तो भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना है, तो केवल 2 करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लेज़र। ब्लेज़र के बारे में कौन सा सही नहीं है? ब्लेज़र ये शादियों में पहनने वाला ब्लेज़र नहीं है जिसको सूट बोलते हैं, ये दूसरा वाला ब्लेज़र है कोई। तो ब्लेज़र ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है और इनसे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, दोनों करेक्ट हैं। अभी तक कोई भी टेलीस्कोप इनकी परिवर्तनशीलता या परिवर्तनशील विशेषताओं की जांच नहीं कर पाया। परिवर्तनशील कर देते हैं ना इसको, परिवर्तनशील विशेषताओं की जांच नहीं कर पाया। कौन सा इसमें सही नहीं है ढूंढना है। चलो गलत को पहचान कीजिए, इसमें ऊपर के दोनों तो नहीं गलत हैं। क्या इनसे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं? देखिए ये तो करेक्ट है, होती हैं। ब्लेज़र ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है, करेक्ट है ये भी। तो ये दोनों तो करेक्ट हो गए। अभी तक कोई भी टेलीस्कोप इनकी परिवर्तनशील विशेषताओं की जांच नहीं कर पाया, गलत है ये, कर पाया है। तो ये है ब्लेज़र, देखिए इस तरह से होता है ये ब्रह्मांड में। थंबनेल पर भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ब्लेज़र की खोज इसरो ने की है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं किया है। तो देखिए ब्लेज़र ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है। वर्ष 1990 में एक अध्ययन में यह पाया गया कि इनसे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। और वर्ष 2008 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित फर्मी गामा किरण स्पेस टेलीस्कोप, कौन सा? फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप एक निश्चित समय सीमा में ब्लेज़र की प्रवाह परिवर्तनशीलता विशेषताओं की जांच करने में सक्षम है। परिवर्तनशील विशेषताओं की जांच करने में सक्षम है, तो यही है ब्लेज़र। अभी हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में है, इसलिए यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, ऐसे कभी उठा के पूछ लेती है, तो याद रखिएगा। एक चमकदार वस्तु है ब्रह्मांड में, चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है, गामा किरणें इससे उत्सर्जित होती हैं और इनकी परिवर्तनशीलता की जो है वो जांच हो चुकी है 2008 में अमेरिका द्वारा फर्मी गामा किरण स्पेस टेलीस्कोप से। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिए और डेली का डेली पढ़ लिया कीजिए उस पर, अगर अपलोड होती है तो। धन्यवाद।